आज से 100 साल बाद कोई भी आदमी यह यकीन नहीं करेगा कि एक पतले हाड़ मांस शरीर वाला आदमी ने इस पूरे भारत से अंग्रेजों को भगा दिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में और इसके साथ हम लोग घटना चक्र के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो चर्चित विषय रहने वाला है आज, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो शुरू की तरह हर बार की तरह शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष में यह है कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो करमचंद गांधी को अगर आप देखेंगे तो यह बेसिकली जो थे पोरबंदर के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे और बीकानेर के दीवान थे। सबसे बड़ी बात कि जो करमचंद गांधी थे वो महात्मा गांधी जी के पिता थे और इनके बारे में पूछा जा रहा है। और एक और बात ना याद रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम कबा था, कबा गांधी था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की है? तो सामल दास कॉलेज, जो कि भावनगर में पड़ता है, यहाँ से महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की है। और महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में इसका जिक्र किया है कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर में किया था और किसी पाठशाला में जहाँ से उन्होंने थोड़े पहाड़ी ही सीखे थे। यहाँ से साल की उम्र में पिताजी के साथ ये राजकोट जैसे-जैसे उनका तभी आपने देखा कि यहाँ पे इनके पिताजी का एक जगह पे वकालत नहीं था। जब राजकोट गए तो इनका स्थानांतरण भी राजकोट हुआ, जहाँ इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। फिर राजकोट में ही जो एक अल्फ्रेड स्कूल से इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की और भावनगर स्थित जो सामल आर्ट कॉलेज में इन्होंने अपना नामांकन करवाया। यहाँ से इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की। तो याद रखिएगा कि गांधी जी की जो हाई स्कूल की शिक्षा दीक्षा हुई थी वो राजकोट से हुआ था और इन्होंने सामल दास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन जो था, इनकी पत्रिका का नाम था। यह पत्रिका 1904 में डरबन के समीप जो फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना की थी, वहीं से इन्होंने इस अखबार को निकालने का काम किया था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम द इंडियन ओपिनियन था। द इंडियन ओपिनियन था। आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स फार्म के बारे में भी हमने आपको बताया कि फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो फिनिक्स फार्म का स्थापना डरबन, दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी किसके प्रवर्तक थे? किसके प्रवर्तक थे मतलब क्या? मतलब महात्मा गांधी किस चीज को फॉलो करते थे? तो ये दार्शनिक में अराजकतावाद को फॉलो करते थे। मतलब ऐसा बात जिसमें गांधी जी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। मतलब इनका कहना था कि आप राज्य को हटाइए और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक यानी कि फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया था। निम्न में से किसे गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत में देखने को मिलता है? तो सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का मतलब क्या होता है? तो यह होता है कि सत्य की प्राप्ति का जो रास्ता होता है वह इसमें शामिल होता है। और दूसरा, गांधी जी ने इसमें कहा था कि अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, अर्थात मेरे कर्म का सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह हिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करे। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गांधी बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी और बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। और डी कह रहा है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इसका मतलब यह है कि गांधी जी कहना चाह रहे हैं अपने विचारों के दृष्टिकोण से कि व्यक्तिवादी हित को ध्यान में रखते हुए लुई फिशर ने कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का मतलब होता है सर्वोदय, मतलब ऐसा समाजवाद जहाँ पे सबका उदय हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है। ऐसे समाजवाद को जो है समाजवाद कहा जाता है। और किसने कहा था? लुई फिशर ने कहा था सबका उदय होना चाहिए। और गांधी जी के स्वयं कहते थे कि मैं उस समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान दिया गया है? तो गांधी जी के सत्याग्रह में सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को दिया गया है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना होता है। शत्रु को पराजित करना होता है। अब शत्रु को पराजित करना नहीं होता है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना होता है, उसे अपने अनुकूल बनाना होता है। तो ये गलत है।
बाकी सत्याग्रही जो होते हैं, उनका शस्त्र जो होता है, वायलेंस नहीं होता है। सत्याग्रही को अपने संकल्प पे विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या हो सकता है? अगर आप देखेंगे, गरीबी का अस्थायित्व जो होता है, वो हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप होता है। मतलब गांधी जी ने कहा था कि प्रॉपर्टी इज द रोस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। मतलब गरीबी का अस्थायित्व मतलब हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगर गरीबी आप कहीं पे देख रहे हैं, तो इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? गांधी जी ने परिवार नियोजन के क्या तरीके बताए हैं? तो गांधी जी ने जो परिवार नियोजन के तरीके के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने कहा है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के बारे में बात की है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वह 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे। 1893 में जब वो अफ्रीका पहुंचे थे, तो उस समय इनकी उम्र जो थी 24 ईयर रही थी, और 1915 में ये भारत लौट आए थे। इस बीच में 21 वर्ष का समय होता है, जहाँ पे गांधी जी ने वहाँ समय बिताया था। तो 1915 में लौट आए थे, 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को फेंक दिया गया था? तो पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन से इन्हें फेंक दिया गया था। हुआ यूँ था कि नस्लीय भेदभाव अपने चरम पे था, और गांधी जी ने जो है फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें सामान्य बोगी में कहा गया जाने के लिए। इसके बाद इन्होंने इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था। आगे है कि एम के गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में गांधी जी ने भाग लिया था? तो यह अधिवेशन था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, इसमें पहली बार। तो भारतीय राष्ट्र सबसे पहले भाग लिया था इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर कहाँ पे स्थित है? तो अगर आप देखेंगे, तो यह अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में यह नगर स्थित है, और आप देखेंगे तो यह आश्रम जो है, वो आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे पे बसाया गया था। ठीक है, यही बात यहाँ पे भी लिखा है कि साबरमती नदी के किनारे बसाया गया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे क्या बनाया था? तो इन्होंने बनाया था सत्याग्रह आश्रम। क्या बनाया था? सत्याग्रह आश्रम बनाया था। हालांकि यह आश्रम अपने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद इसे साबरमती आश्रम कहा गया। महात्मा गांधी का संबंध आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा रहा है? तो फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म की स्थापना आप देखेंगे तो 1904 में होता है, और 27 फरवरी 2000 को इसे दोबारा खोला गया था। और फिनिक्स जो फॉर्म है, ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक आश्रम था। आगे है कि गांधी जी ने सेवा धर्म को कब अपना लिया था? तो गांधी जी ने जो सेवा धर्म को अपनाया था, ये अपनाया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे, तो उन्होंने वहाँ पे जो है इस सेवा धर्म को अपनाने का काम किया था। इस सेवा धर्म को अपनाने के समय इन्होंने क्या-क्या किया? तो बीमार दुखियों की सेवा करने का जो कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। धर्मार्थ अस्पताल में जो परिवारक या परिचेकर के लोग होते थे, वहाँ पे इन्होंने काम किया, और स्वैच्छिक सेवाएँ देने का काम किया। जब बोअर युद्ध चल रहा था, वहाँ के घायल सिपाहियों की देखभाल के लिए इन्होंने सेवा कार्य करने का काम किया था। तो वही बात आप देखेंगे यहाँ पे भी है कि बोअर युद्ध चल रहा था, और यह युद्ध में जो घायल सिपाही थे उनकी मदद कर रहे थे। अब कथन कारण का ये सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए जो है वो तैयार किया, और इसमें यह कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए, गांधी जी को विश्वास इतना जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए पहले स्वयं को उन्होंने तैयार किया। कैसे तैयार किया? तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आते थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन किया, लेकिन अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी जो कानून रहे थे, उस कानून के वजह से जो है उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह से अहिंसात्मक थी। उनमें हिंसा, आक्रामक इत्यादि का अभाव था। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान नहीं, बलिदान की बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि नस्लवादी कानूनों को खत्म करने के लिए हिंसा, आक्रामकता का जो प्रभाव है,
या जो अभाव था, वो यहाँ पे इन लोगों में इस चीज़ को इम्प्लीबल करने का काम था। तो यहाँ पे पहला सही और दूसरा जो है आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के, ये तो सबको पता है कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने ही गांधी जी को कहा था कि जब आप भारत में जाएंगे तो थोड़ा-सा जो है, थोड़ा-सा समय आप जो है भारत को समझने में बिताएँगे और उनको पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। याद रखिएगा कि सत्य और साधना का जो विचार, साध्य और साधन दोनों की जो पवित्रता था, इसमें विश्वास गोपाल कृष्ण गोखले का था और यही लाइन गांधी को उनसे प्यार करवा देता है, उन्हें अपना गुरु बनवाने पर जो है मजबूर कर देता है। अब हम बात करेंगे आगे के प्रश्न पर। आगे का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? देखिए, गांधी कहते हैं कि जन कल्याण के लिए सक्रियता होनी चाहिए। मतलब जो जन कल्याण है, यानी कि गांधी जी के द्वारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध प्रशासन करने के लिए एक्टिव करना है, सक्रिय करना है। गांधी का ये टारगेट था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, इनमें से क्या हमें देखने को मिलता है? तो सत्ता देखने को मिलता है। गांधी जी ने जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, सत्ता को ही इन्होंने क्यों चुना? तो ये जो आप सत्ता देख रहे हैं, इस सत्ता को इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इनका मानना है कि उसमें नैतिकता है। राजनीति का जो प्रतिमान नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश होना चाहिए। गांधी जी पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं मानते। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है कि गांधी जी ने राजनीति के लिए किस प्रतिमान को नहीं माना है? तो सत्ता को नहीं माना है। नैतिकता, मानवता और धर्म को इन्होंने स्वीकार किया है और इन्होंने नैतिकता को अस्वीकार करने का काम किया है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी, उनके भोजन में जहर मिलाने से, तो ये बतख मियाँ थे जिन्होंने गांधी जी का जान बचाया था। हालांकि नील बगान के जो प्रबंधक इरविन थे, उन्होंने गांधी जी को रात्रि भोजन पे आमंत्रित किया और इरविन ने अपने रसोइये बतख मियाँ को कहा कि जहरीले दूध परोस देना गांधी को। और बतख मियाँ ने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बता दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के बड़े पैमाने पर गवाह रहे थे। आगे का प्रश्न कह रहा है कि किसने चंपारण में बतख मियाँ ने जान बचाई थी? इरविन उस समय प्रबंधक था। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा है सत्याग्रह। देखिए, महात्मा गांधी जी के जो भतीजे थे, इनका नाम था मंगल लाल, जो सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया था, सदाग्रह। इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह का अर्थ होता है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में गांधी ने इसमें सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया और यही धीरे-धीरे सत्याग्रह बन गया। भारत का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पहले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो यह पहले सत्याग्रही स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रही पूछेगा तो विनोबा भावे हो जाएंगे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अहिंसा पूर्वक। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में इस सत्याग्रह को आरंभ किया। गांधी जी भारत में पहला सफल सत्याग्रह किए थे। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सवज्ञा का प्रयोग किया था? यह देखेंगे तो चंपारण का नील तीन कठिया पद्धति का जो नील पॉलिसी था और इसमें 1918 में फिर यहाँ से ये अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों पे मजदूर फ्लैग बोनस के लिए चले जाते हैं। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और उसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, इससे पहले जो है वो खिलाफत आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील खेती में क्या था? तीन कठिया पद्धति था। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे किसके लिए? तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए जाने जाते थे तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते थे। निष्क्रिय विरोध। हालांकि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी संघर्ष को निष्क्रिय विरोध के नाम से ही दिया है। बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पे सत्याग्रह शब्द को चुन लिया। और अभी हमने बताया है कि सत्याग्रह जो शब्द था, उनके जो भतीजे थे मगन लाल गांधी, इनके सदाग्रह शब्द में
प्रयोग एक प्रतियोगिता में इन्हें सम्मानित किया गया था और वहीं से गांधी जी के मन में ख्याल आया कि हमें सत्याग्रह शब्द की ओर कुछ करना चाहिए और गांधी जी ने इसका निष्क्रिय प्रतिरोध किया और निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर इन्होंने सत्याग्रह शब्द को चुन लिया और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? तो एक प्रकार का आप देखेंगे तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लैंग्वेज है और इस पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या है? पॉलिटिकल लैंग्वेज है या पॉलिटिकल अस्त्र आप कह सकते हैं, जबकि सत्याग्रह क्या है? नैतिक शक्ति है। गांधी जी ने सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से भिन्न इसे समझा जा सकता है। तो गांधी जी ने यही कहा है कि सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध से उतना ही डिफरेंस है जितना कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है और उनका सर्वोत्तम व्यवहार, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने, राष्ट्र के आत्मसम्मान को जोड़ते से कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब जितना ज्यादा आप उसका बॉयकॉट करेंगे उतना ज्यादा अंग्रेजों को लॉस पहुंचेगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था भारत को। तो भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था और इसी वस्तु को भारत में बड़े पैमाने पर ब्रिटेन से ला करके भर दिया गया, जिससे भारत में निर्मित वस्तुओं का बाजार बना दिया गया और भारत से कच्चे माल को यूरोप भेज दिया गया। तो यहाँ से कच्चे माल ये सस्ते में ले जाते थे और वहां से बने हुए माल को जो है वो यहाँ पे भेज दिया जाता था। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की क्या-क्या घटनाएं जो थी इसमें पहले घटा था। भली भांति आप जानते हैं कि चंपारण का जो घटना है वो कब होता है? 1917 में हो जाता है और अहमदाबाद मिल मजदूर का जो घटना है वो फरवरी से मार्च के बीच में 1918 में हो जाता है और मार्च जून में आप देखेंगे तो खेरा सत्याग्रह हो जाता है। 1920 से 1922 के बीच में आप देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन हो जाता है। तो इसमें मिला लेंगे आपकी शायद हमारे हिसाब से बी होना चाहिए, 1 2 3 4 सबका सीक्वेंस सही है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि 1917 में हुआ और फरवरी मार्च में हुआ, मार्च जून ये 1920 से 22। निम्नलिखित आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया था? अहमदाबाद हड़ताल में किया था। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से दिए गए कूटों का घटनाओं के सही कालक्रम में मिलाने का प्रयास कीजिए। तो रॉलेट एक्ट अगर आप देखेंगे तो रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया और यहाँ पे जो खेरा सत्याग्रह या खेरा किसान आंदोलन है वो मार्च जून 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर का जो मतलब हड़ताल है वो फरवरी मार्च में होता है, 1918 में होता है। तो इसका आप देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 1। आगे है कि निम्नलिखित में से गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से या कौन सा था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण रहा था और चंपारण रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गांधी जी के बारे में सही कथन पे जो है विचार करें। पहला कथन कथन कह रहा है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। बिल्कुल है, सही है। अभी हमने जिस विद्यालय के बारे में या जो हाई स्कूल से इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो राजकोट में ही था। उसके बाद कस्तूरबा के साथ इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। वे उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। और वे रस्किन की पुस्तक कंडूस दिस लास्ट से प्रभावित काफ़ी ज़्यादा थे, 4 के 4 सही हैं। तो गांधी जी का जन्म ये लिखा है और 13 वर्ष में ब्याह हुआ, ये भी लिखा है कि द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था और अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ये ज़्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल दिया? अगर आप इस संदेश के बारे में जानेंगे तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस किताब की यही लाइन ने गांधी को अंदर तक निचोड़ दिया और गांधी को प्रभावित किया। गांधीवादी विचारधारा किस किस से प्रभावित रही है? तो गांधीवादी विचारधारा सभी से प्रभावित रही है, रस्किन से, टॉल्स्टॉय से और और थोरो से। तो रस्किन से क्या सीखा गांधी जी ने? तो रस्किन से देखेंगे तो रस्किन से गांधी जी ने सीखा कि शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा इन्होंने। टॉल्स्टॉय से क्या सीखा इन्होंने? तो टॉल्स्टॉय से इन्होंने ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। तो ये काफी ज्यादा इन सब चीजों ने इन्हें प्रभावित किया। और इन्हीं में से किस आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो गांधी जी के आने से पूर्व ही हो गया था। इसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं है।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खेरा किया 1918 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल ने 1928 में इसका आंदोलन क्या किया था, नेतृत्व। गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, फिर सभी क्या है इसमें सही है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें पहली बार महात्मा कहा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें महात्मा के तौर पे जो है संबोधित किया था। नोआखली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? तो यह थे प्यारेलाल। प्यारेलाल जो थे नोआखली काल में गांधी जी के सचिव थे और इन्होंने दांडी मार्च में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो प्यारेलाल जो थे इन्होंने दांडी मार्च में भी बड़े पैमाने पे भूमिका निभाई थी और एक इनकी बहन थी, मतलब जिनका नाम था सुशीला नैयर। ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी और प्यारेलाल इनके भाई थे। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस 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 सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाक्यम सत्याग्रह जो था इसमें गांधी जी ने स्वयं नेतृत्व नहीं किया था और 3 से 6 मार्च के पास के बाद वायसराय की राजधानी मंदिर में प्रवेश के लिए गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। हालांकि इनके नाम पे आंदोलन चल रहा था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाक्यम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, वाक्यम सत्याग्रह जो है वो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। एक दो दोनों जो है वो क्या है, सही है। केरल के हिंदू में अस्पृश्यता समाज ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध त्रावणकोर केरल का अंग बनाया था और यहाँ पे इन्होंने जो है वाक्यम सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच में किया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ? ये तो छत्तीसगढ़ स्पेशल वालों का है। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को ये गए थे। गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? गांधी के अनुयायियों में पेशे से एक शिक्षक जो थे जेबी कृपलानी थे। उद्योगपतियों में से लंबे समय तक एआईसीसी के खंजाजी रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ये वही व्यक्ति हैं जो व्यापारी हैं, बैंकर हैं और कांग्रेसी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी थे और इसी सहयोगी की वजह से जमनालाल बजाज को जो है गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी अभी पढ़ाया ना मैंने, जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो अंग्रेजी मित्र में पूछेगा तो चार्ली एंड्रयूज जो थे ये गांधी जी के मित्र थे और इतना ही नहीं, ये दिल्ली में प्राध्यापक भी रहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से भी इनकी काफी दोस्ती थी और इन्होंने गांधी जी ने ही इन्हें गरीबों के प्रति निरंतर चिंता को देखते हुए चार्ली एंड्रयूज को इन्होंने जो है वो दीनबंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब तक रहे थे? तो 1925 से लेकर के 1927 तक ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, गांधी जी के साथ गोलमेज में भी गए थे। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो मौलाना शौकत अली का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था और पंडित सुंदर लाल शर्मा के आमंत्रण पर। जैसे बिहार में राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में अवगत करवाया था 3 कटिया पद्धति से, वैसे ही छत्तीसगढ़ के सुंदरलाल शर्मा के द्वारा गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रण दिया गया था, एक पत्र लिखा गया था।
ठीक है? और बाकी का आप सब समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से जिस कारीगर को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, उसका नाम क्या था? कारीगर कारागार आई एम सॉरी कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, उसका नाम था यरबदा। यरबदा महाराष्ट्र के पुणे में है, ठीक है? और 1930 में इन्हें बंदी बना करके यहाँ भेजा गया था। साबरमती आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश में ये भेजा करते थे। यरबदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरबदा को यरबदा को उन्होंने जो है कारागार यरबदा कारागार को उन्होंने मंदिर की संज्ञा दी थी और गांधी जी को वर्ष 1930 में इसमें बंदी बना दिया गया था। आगे प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से कभी भी सदस्य नहीं बने और राजनीतिक प्रदर्शनों पर उनका शक्तिशाली जो मार्गदर्शी प्रभाव रहा, वो हमेशा से छाया रहा। गांधी जी की मृत्यु पर उसने कहा था कि हमारे जीवन से एक सेकेंड हमारे जीवन से कहाँ गया रे कुछ हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु होती है और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी, तो नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता हम जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है वो माउंटबेटन ने कहा था। नोआखली जो दंगे थे, उनमें किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में पहले वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करे? उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के 1 वर्ष पूर्व गांधी के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में यही गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन में कभी भी सही साध्य तक नहीं ले जा सकते हैं? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है वो मजदूरों को कम वेतन प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने शुरुआत करा था। और 1917 में इनका जो 1917 में जो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, वहाँ पे इन्होंने भारत में जो है वो औद्योगिक मजदूर का जो कॉटन मिल था उसके विरुद्ध जो है उन्होंने जो है यहाँ पे किया था। प्रश्न में थोड़ा-सा जो है विकल्पों में चंपारण का नाम ना होने के कारण अहमदाबाद में ही सत्याग्रह का नाम दिया जा सकता है। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर का जो इन्होंने आंदोलन किया था, वहाँ पे इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। आगे प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पे दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। कहाँ पे दिया था? वाराणसी में दिया था। आगे है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की और चंपारण के किसानों को तीन कटिया पद्धति से मुक्ति भी दिलाई थी। लेकिन नील की खेती से इनकार करने पर किसानों पर अत्याचार करने वाले 40 प्रकार के कर थोपे थे। बिहार के किसान राजकुमार ने इन्हें इनके बारे में अवगत करवाया था और 1917 में चंपारण गए और किसानों को अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने का काम किया। तो ये आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो है वो चंपारण से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन ऑप्शन में चंपारण नहीं होने के कारण ये सब गलत है। आगे है कि वर्ष 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो मजदूरों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का जो आंदोलन था, उस मिल मजदूरों के आंदोलन में जो है वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है आपका जो है श्रमिकों ने जो है सॉरी मजदूरों ने जो है इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया, श्रमिकों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मजदूरों के बीच बढ़ाने को लेकर के विवाद चल रहे थे और जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। आगे है किस निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का कौन-सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये था अहमदाबाद का मिल मजदूर का संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती कामगारों के लिए जो था ये किया था। गांधी जी के दृष्टि सीप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में कौन-सा युग्म सही नहीं है? दक्षिण अफ्रीका 1903
वाला जो आप देख रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने 1910 तक जो है, जोहान्सबर्ग में इन्होंने गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपने लॉ फर्म की स्थापना की थी, जहाँ वे वर्ष 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपने लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। ठीक है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वे यूएसए में एक मशीनीकरण के पक्षधर थे। गांधी जी कभी भी मशीन के पक्षधर रहे ही नहीं। गांधी के अनुसार छुआछूत का सामाजिक सुधार कैसे संपन्न किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योगों को स्थापित कर। गांधी मानते हैं कि अगर आपने कुटीर उद्योग को स्थापित किया, तो अर्थनीति जो गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वो शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे, जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों को पुनरुद्धार करना चाहते थे और उनसे भोजन मिल सके, उन लोगों को पर्याप्त, वे भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों को जो है, जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम करना, इस पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में संभव स्थिति मजबूत हो सकती है। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो ये तात्पर्य है कि कम निवेश में जो है अधिक उत्पादन करना, लोगों के लिए कम निवेश में ज्यादा उत्पादन करना। कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि चंपारण की घटना पहले घटी थी। किसने यूरोपियन नील मालिकों द्वारा किसानों की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। और एक आपको मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ में किसने बुलाया था? पंडित पंडित क्या नाम था? पंडित राम सर। पंडित क्या नाम था? चार्ली एंड्रयूस तो उनके फ्रेंड थे बाबा। सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बुलाया था। ठीक है। चंपारण में ये तो राजकुमार शुक्ल हो गए। चंपारण में कितना था भैया? 3/20 भाग पे क्या हो रहा था? 3/20 भाग पे खेती हो रहा था। गांधी जी ने सेम है, पहली बार कहाँ से किया था? चंपारण से। यहाँ से सारे और गांधी चंपारण आंदोलन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण में ये सब डॉक्टर राजेंद्र तो आगे है, 3 को देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के साथ साथ कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण में सहयोगी आचार्य थे। पहला तो गलत है कि केवल राजकुमार शुक्ल ने उनको आने के लिए राजी किया था। पहला गलत है। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इनका साथ दिया था। निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? यह राजकुमार शुक्ल जो है वो। सेम प्रश्न है यहाँ पे। भारत में चंपारण का विरोध में क्या था? तो ये था कि ब्रिटिश सरकार की जो नकदी फसल की जो पॉलिसी थी 1917 में, इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो यह विरोध किया था गांधी जी ने। नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों को समर्थन करने के उद्देश्य से। चंपारण आंदोलन से राजकुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण जो थे, संबंधित नहीं थे। आगे है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? राम मनोहर लोहिया नहीं थे। लेकिन में कौन एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित होना। नहीं नहीं, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट हुई। चंपारण कृषि समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन बनाया गया था? ये बनाया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा को बनाया गया था। इसमें देखेंगे तो डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे, एलसी आदमी थे, राजा हरिहर प्रसाद थे और नारायण सिंह नैनी थे। आगे का प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन को जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार के किस मुद्दे को समाधान के लिए कदम उठाया गया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला सफल सत्याग्रह कौन सा किया था? तो इन्होंने सबसे पहले चंपारण में जो है इन्होंने सत्याग्रह करने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था?
तो उन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण आंदोलन से उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बिहार के कौन-कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी नील की खेती के संबंध में चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में कब सेम है यार? खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी और प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया जाए। तो ये दोनों का में से केवल एक जो है वो आपका सही है और बाकी दूसरा गलत है।